TPP 2.1 problem number 2. In this problem, if A vector equals to 3i plus 4j and B vector equal to 7i plus 24j, then find the another vector having the same magnitude as that of B. मतलब एक हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर, ठीक है, जो B के मैग्नीट्यूड के सेम हो और A के पैरेलल हो। तो आप जानते हैं पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा होगा, A इक्वल्स टू एम बी, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर बोला है कि डायरेक्शन जो है वो A के होना चाहिए और B के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका M, जिसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या कि A इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्चुअली हम A ना लिख करके, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें निकालना है C, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हमको फाइंड करना है कुछ इस तरह से कि हमें निकालना है C वो C वेक्टर निकालना है। सो C वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका हो गया मॉड ऑफ B वेक्टर, राइट, एंड A वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, A कैप इज यूनिट वेक्टर जो कि शो करता है डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि पैरेलल का मतलब ही होता है कि जब वो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर या दो वेक्टर जब एक दूसरे के डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो पैरेलल ही कहलाते हैं। वो पैरेलल केस में ऐसा होता है। एंटी पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए बड़ा आसान है। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस केस में इस न्यूमेरिकल कई बार पढ़िएगा, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देन मॉड ऑफ बी का मतलब हो गया हमें इसके सभी आई जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट निकालना होता है। सो वेरी इजी, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, राइट। ये तो हो गया पहला स्टेप बी वाले का। अब बात करते हैं ए यूनिट वेक्टर। हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है ए यूनिट वेक्टर के लिए, क्या, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। सो वी कैन राइट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है छोटा सा, देखिए, लेकिन बड़ा ट्रिकी वाला प्रॉब्लम है ये। सो सॉल्व कर लें। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i प्लस 4j अपॉन मॉड ऑफ ए, वही फिर करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा आप चेक करके बताइएगा कि आता है कि नहीं आता है। 15i प्लस 20j, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। सेवंथ प्रॉब्लम, two forces acting on a particle in opposite direction। two forces, मान लीजिए एक पार्टिकल है P, इस पर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, वो मान लेते हैं A एंड B। आप चाहे तो F1 F2 भी ले सकते हैं,
तो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शंस हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। सो पहला केस हमारे पास आ गया, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकेंड, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, अगर वो पार्टिकल P पर राइट एंगल फोर्स अप्लाई करते हैं A एंड B, ठीक है, A एंड B, तो बच्चों इस केस में थीटा होगा 180, इस केस में देखो 90 होगा, ठीक। तो अब हम इसका निकालते हैं रिजल्टेंट की, इस पार्टिकल P पर जब दोनों ही फोर्सेस राइट एंगल पर एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आता है 50 न्यूटन, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 50 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बाय द सॉल्विंग इससे क्या करेंगे, हम a की वैल्यू पुट कर देंगे b में 10 माइनस बी, ठीक है, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 50 स्क्वायर। इनको आप सॉल्व करिएगा तो एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर कर दीजिएगा और उससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे आप x की वैल्यू यानी कि इनके b की वैल्यू जो कि हमने x से कंपेयर की हुई है, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे कंपेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट आएगा a और b की जो वैल्यू आएगी, जो हमने यहाँ पर पुट की हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 40 न्यूटन और जो b की वैल्यू है वो आएगी 30 न्यूटन। एक बार आप सॉल्व करिएगा, इसको नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, लास्ट टेस्ट में जो हमारे पास जो लास्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बच्चे ने पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 फ्रॉम द इक्वेशन tan थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। पहली बात तो ये फॉर्मूला गलत है, रॉन्ग है ये फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो फॉर्मूला ही गलत है पहली बात तो। अब आते हैं इसके डायमेंशंस पर। अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो tan थीटा का जो डायमेंशन होगा वो m0 L0 T0, क्योंकि एंगल का डायमेंशन 0 होता है, यानी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और आप आते हैं आर जी अपॉन बी स्क्वायर पर, तो आर इज़ अ रेडियस, L1 कह सकते हैं इसको, जी इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो L1 t माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी है तो L1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं इसको सॉल्व करने पर L2 t माइनस 2 अपॉन L2 t माइनस 2, तो आपका इक्वेशन क्या आ रही है 1। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना। तो डायमेंशनली करेक्ट है LHS एंड RHS करेक्ट है, लेकिन फार्मूला गलत है, क्योंकि फार्मूला ऐसा आना चाहिए।
तो आप देख पा रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्या कि डायमेंशनली करेक्ट है, बट फॉर्मूला ये रॉन्ग है। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट पेपर का ही, जो अभी संडे को टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट पेपर की हम डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा है कि सोल्यूशन देने के बाद वो समझ नहीं आया, तो कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन गिवन है किस टर्म्स में देख लीजिए, एक्स, ठीक है, वो टी आप छोड़ दो क्योंकि टी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में, मतलब वो टी टाइम पर कोई पोजीशन है। सो वी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस सी माइनस अल्फा टी, ठीक है, इतना दिया हुआ है, जहां पर v0 कांस्टेंट है, ठीक है, और अल्फा जो है वो 0 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और हमें अब निकालना है डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा निकालना है। तो बहुत ही आसान सा रास्ता है। आपको मैंने इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से बताया था बच्चों, इस वाली इक्वेशन को लें, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या 1 माइनस कह सकते हैं 1 माइनस सी माइनस अल्फा टी को हम ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, सी की पावर 0 माइनस सी माइनस अल्फा टी, है ना, ऐसा कर सकते हैं। किसी की अगर पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं अल्फा और टी, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में डायमेंशन ऑफ अल्फा टी इज m0 l0 एंड t0, ठीक है, m0 l0 t0, या कह सकते हैं इसकी वैल्यू हम डायमेंशन जब निकालते हैं तो 1 आती है। सो अल्फा टी इज 1, अल्फा टी की वैल्यू 1, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं 1 अपॉन टी, और टी क्या है, टाइम है, 1 अपॉन टाइम। सो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी माइनस 1। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगला निकालते हैं। अब हमको निकालना है वी नॉट का डायमेंशन। तो आप अगर देख पा रहे हैं, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से आएगी, x इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा माइनस वी नॉट अपॉन अल्फा सी माइनस अल्फा टी, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसमें देखो हर एक की डायमेंशन इसके इक्वल होगी, राइट। तो इसमें भी इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ x equal to dimension of v naught upon dimension of alpha, right. So dimension of v naught is equal to dimension of x into dimension of alpha। अभी निकाल चुके हैं अल्फा की वैल्यू। सो x यानी कि लेंथ है, पोजीशन दे रखा है तो L1, और अल्फा t माइनस 1 इन्होंने दे रखा है, टी हो जाएगा L1 t माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ v नॉट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आप चेक कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अभी हमने आपके दिए हुए प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया। अब हम लौटते हैं अपने पुराने चैप्टर पर, पुराने टॉपिक पर। तो आज का बच्चों नया टॉपिक है जिस पर हम असाइनमेंट हम आपको एक दिन के बाद देंगे। तो टॉपिक है बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। आप 2 डायमेंशन को भली भांति समझ गए होंगे कि 2 डायमेंशन मतलब हो गया एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग, केवल 2 ही एक्सिस के लॉन्ग होगा या उसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो
तो मान लीजिए हमने यहाँ पर अभी 2 डायमेंशन की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर 2 डायमेंशन ही ड्रॉ करते हैं। वन इज x, अनदर इज y। मान लीजिए कोई एक वेक्टर गिवन है a, एक वेक्टर गिवन है a जो कि इसके ऑरिजिन से इस तरह जा रहा है और वो किसी एक एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ये है आपका थीटा एंगल। तो देखिएगा, तो ये तो कंप्लीट कंडीशन हो गई 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो इस वेक्टर का हम अगर x और y के अलोंग कोई कंपोनेंट निकालते हैं तो वो बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए। तो देखिए, लेट अस कंसीडर कि a का वेक्टर कंपोनेंट इधर आएगा x के अलोंग, ये आएगा बच्चों a cos थीटा, और इधर आएगा a sin थीटा। ठीक है, तो बच्चों x के अलोंग हम कह सकते हैं कि ax इक्वल टू a cos थीटा, और y के अलोंग होगा ay इक्वल्स टू a sin थीटा। दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अब ये कैसे निकाला है आप ये जान लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं बाय द ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये थीटा हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आप देखो तो ऐसे आप बना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, वही पुरानी चीजें कुछ नए अंदाज में हैं। तो आप जान गए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये होते हैं। इसको आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। इसका दूसरा नाम भी है क्या, इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो आप समझ गए इस बात को। अब आते हैं इसके आगे की प्रोसेस पर कि हम इनसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से या वर्टिकल कंपोनेंट से क्या क्या और निकाल सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन। तो हम आपको इसमें एक नई बात और बताते हैं कि ये जो ए कंपोनेंट है, और ए के जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इनका इफेक्ट है ए। ठीक है, इसका रिजोल्यूशन किया गया है एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ए वाई। अभी मैंने बताया क्यों, थोड़ा आसान करने के लिए, इतना लिखना ना पड़े। तो बच्चों हम इसको लिख देंगे, देखिए कैसे, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, और बोले तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हम इन दो फॉर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, राइट। अब ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई।
अब देखिए इसको हम और क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो बच्चों मैग्नीट्यूड आ जाएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ आई जेके के कंपोनेंट के स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, राइट। तो कर दीजिए भाई। देखिए ए एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन में, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये वैल्यू होती है किसके बराबर, इक्वल 1 के, और बचेगा क्या, रूट ए स्क्वायर दैट इज कॉल्ड ए एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, जो हमने यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ओपी कह सकते हैं वो ए आ गया। इसे नोट कर लें, ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगी। हम एक पुरानी चीज़ यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ओपी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो आप एक काम करें, ओ पी और इसको मान लिया सी, तो ट्रायंगल ओ पी सी tan थीटा इक्वल टू पी सी अपॉन ओ सी, और आप देखें अगर तो पी सी और ये जो y, ये जो आपका ए वाई दोनों क्या है, पैरेलल है। तो वी कैन राइट ए वाई वेक्टर, राइट, अपॉन या मैग्नीट्यूड अपॉन ओ सी क्या है, ए एक्स। तो आप डायरेक्शन ऑफ ओ पी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये आपका टॉपिक इन 2 डायमेंशन वाला ख़त्म हो गया। अब इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, नोट कर लें। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसके बाद फिर क्लास ओवर करते हैं। न्यूमेरिकल है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, a force of 10 Newton is inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. Find the horizontal component and vertical component of the force, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसका क्या करते हैं, फिर वही हम एक्सिस बनाते हैं, क्योंकि अभी हमने टॉपिक ही कराया हुआ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज ओरिजिन ओ, कह रहे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हमने ये फोर्स एफ लिखा 10 न्यूटन, जो कि इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से कितना, 30 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप जानते थे, वो था क्या वैल्यू, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, वो क्या था, एफ कॉस थीटा, राइट। तो वी कैन राइट एफ का कंपोनेंट निकाला इधर, तो यही आएगा एफ कॉस थीटा। सो दिस इज 10, एफ की वैल्यू 10 और 30 यानी कि कॉस 30, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, सो 10 इंटू √3/2। Now vertical component Fy, so Fy equals to F sin 30, राइट। हम डायरेक्ट लिख दिया हमने, F की वैल्यू 10 और sin 30 आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है हाफ, सो 10 इंटू हाफ मीन्स 5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बड़ा आसान था। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं आते हैं, इन लॉजिक का यूज़ हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, इसलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है।